बिलासपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों को दी गई एल्बेंडाजोल की डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया कार्यक्रम के निर्देश। मंडी के संस्कृति सदन में शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। राज्य फार्मेसी काउंसिल ने किया आयोजन। लगभग 2000 फार्मासिस्ट हुए कार्यक्रम में शामिल। शिमला में आइस स्केटिंग शुरू होने की संभावना। दिसंबर से पहले सप्ताह से होगी शुरुआत। सैलानी उठा सकेंगे स्केटिंग का लुत्फ। ऊना के स्कॉलर यूनिफाइड स्कूल में विज्ञापन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। 300 से लेकर 400 बच्चे हुए शामिल। बच्चों ने एक से एक बढ़कर मॉडल किए प्रस्तुत। और ज्वालामुखी कांगड़ा में मातम में बदली शादी की खुशियां। शादी के दिन युवक के निगला जहर। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के खास मौके पर बिलासपुर जिला में भी 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को स्वस्थ रखने के मकसद से एल्बेंडाजोल और विटामिन ए की डोज दी गई है। और आपको बता दें कि छोटे बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े होने की समस्याएं रहती है और जिसके चलते जो भी खाते हैं उनके शरीर पर नहीं लग पाता है और शरीर में कमजोरी आने लगती है। वो खून की कमी होने का भी खतरा बना रहता है और जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में 1 साल से 19 साल के बच्चों को 19 साल को हर साल में 2 बार एल्बेंडाजोल और विटामिन ए की डोज देने की बात कही है ताकि बच्चों के शारीरिक कमजोरी और खून की कमी का शिकार ना हो सके। ये जो सारा प्रोग्राम है ये नेशनल डिवॉर्मिंग डे के तहत हर साल में 2 बार ये अभियान चलाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि टेबलेट एल्बेंडाजोल से जितने भी हमारे 19 साल से छोटे बच्चे हैं सबके पेट में जो कीड़े होते हैं या कृमि मुक्ति जिसको बोलते हैं उनसे निजात दिलवाने के लिए, उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए ये गोली दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं अगर बच्चों के पेट में कीड़े होंगे तो वो जो खाते हैं, जितनी डाइट लेते हैं उतनी डाइट उनके शरीर को नहीं लगती है और उनके शरीर में कई चीज़ों की कमी हो जाती है और ख़ास करके उनमें ब्लड की भी कमी हो सकती है। तो बच्चों की सेहत ठीक रहे, उनका HB ठीक रहे, इसके लिए ये एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। और नालागढ़ के पशु अस्पताल में 14 लाख की लागत से ऑपरेशन रूम तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक मशीनें और सर्जन के सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और जिसके कारण बड़े ऑपरेशन और सर्जरी के लिए सोलन अस्पताल और बाहर का रुख करना पड़ता है। और यहाँ तक कि अस्पताल में अभी तक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं है। अगर अस्पताल के OT रूम में टेस्ट करें और सर्जन की सुविधा मिल जाती है तो लोगों को फायदा मिलेगा। अभी फिलहाल अस्पताल में सिर्फ छोटे केसों को ही देखा जाता है। वहीं वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर BB करकरा ने बताया है कि अभी भी अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। OT रूम तो बना दिया गया है लेकिन OT रूम के लिए मशीनें और सर्जन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि नालागढ़ उपमंडल जो हमारा पशु चिकित्सालय है यहाँ पर 14 लाख की लागत से एक ऑपरेशन थिएटर तैयार हो चुका है बन करके। ये PWD डिपार्टमेंट ने बनाया है। करीब 2 साल पहले पैसे दे दिए थे इनको, तो वो अब बन करके तैयार हो गया है। लेकिन अभी जो है इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ऑपरेशन थिएटर की या कुछ और फैसिलिटीज़ जैसे एक्सरेज हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हो गई, वो अभी हम लोगों ने डिमांड कर रखी है। और साथ में एक सर्जन की जो एक बहुत ज़रूरी एक डिमांड है कि एक जो सर्जन स्पेशलिस्ट यहाँ पर हो जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग को यहाँ से सोलन या रोपड़ या चंडीगढ़ भेजना पड़ता है तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध हो, ये मंशा है विभाग की कि यहीं पर हर चीज़ आप।
और प्रदेश राज्य फार्मेसी काउंसिल के तत्वाधान से मंडी जिला के समस्त फार्मासिस्ट वर्ग के लिए एक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मंडी स्थित संस्कृति सदन में किया गया है। और इस कार्यक्रम में लगभग 2000 के करीब फार्मासिस्ट जिसमें अस्पताल फार्मेसी ऑफिसर, दवा विक्रेता संघ के फार्मासिस्ट, मार्केटिंग के संबंधित फार्मासिस्ट और शिक्षण संस्थानों के कार्यरत फार्मासिस्ट ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य जिला मंडी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे हैं। और इस कार्यक्रम में प्रोफेसर कौशिक ने मेडिकेशन एरर, प्रोफेसर पंकज शर्मा ने पेशेंट काउंसिल और डॉक्टर विनीत पंडित ने शेड्यूल H1 विषय पर विस्तृत जानकारी दी है। वहीं अभिलाषी फार्मेसी महाविद्यालय के होनहार फार्मेसी विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया है और जिसमें सरस्वती वंदना, नशे के दुष्प्रभाव के ऊपर नाट्य, रूपांतरण, हिमाचली नाटी और भांगड़ा विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा है। आज हमने कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन का जो आयोजन है जिला मंडी के सभी फार्मासिस्ट बंधुओं के लिए यहाँ संस्कृति भवन में उसका आयोजन किया है। ये जो कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें हम जो विषय होते हैं जिनमें हमारे फार्मासिस्टों को अपडेट करने के लिए जो समय पे ज़रूरी होते हैं, उन विषयों पे हमारे यहाँ पे डिटेल लेक्चर्स किए जाते हैं। और जिन विषयों पे हमारे फार्मासिस्ट बंधुओं ने समाज की सेवा करनी है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, उनके लिए जो भी लेक्चर्स यहाँ ज़रूरी होते हैं उनका हम यहाँ आयोजन करते हैं और उन पे हम एजुकेशन जो है हमारे सारे फार्मासिस्टों को प्रदान करते हैं। ये जो हमारे लेक्चर्स हैं आज के जो इस कार्यक्रम में जो विशेषता जो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो शेड्यूल H1 पे हमारा फोकस है, क्योंकि शेड्यूल H1 जो ड्रग्स आती हैं उसमें हैवी एंटीबायोटिक्स, जिसमें 3rd और 4th जनरेशन के एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो अगर इनका प्रॉपर यूज़ ना किया जाए, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना किया जाए और उनको प्रॉपर मेडिकेशन ना किया जाए तो ड्रग रेजिस्टेंस के जो इश्यूज़ हैं उनको आने का बहुत बड़ा खतरा है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों राज्य संग्रहालय और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में कुल्लू शॉल, चंबा, रुमाल, किन्नौर शॉल और वुडन क्राफ्ट के स्टॉल लगाए गए हैं। और इन सब के बीच यहाँ बुद्धिज्म को दर्शाने वाली थांका पेंटिंग हर किसी का ध्यान खींच रही है और एक के बाद एक थांका पेंटिंग का दाम लाख रुपए है। और अब कोई ये पेंटिंग खरीद सके या नहीं, लेकिन इस पेंटिंग को देखने जरूर पहुंच रहे हैं। शहर भर में इस पेंटिंग के चर्चे हो रहे हैं। थांका पेंटिंग को बेहद खास माना जाता है और इस 1 लाख रुपए की पेंटिंग के बॉर्डर पर 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा पेंटिंग बनाने में तिब्बत से आने वाले स्टोन पाउडर का भी प्रयोग मिलाया जाता है। और इस थांका पेंटिंग को बनाने में 11 दिन से ज़्यादा का समय लगा है। थांका पेंटिंग को बनाते वक्त बेहद बारीकी से काम किया जाता है। इसमें कमाई तो अब बोल नहीं सके कितना, दिन में कितना सेल हो जाता है, कितना होता है वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। कभी ज़्यादा भी होता है, कोई दिन में होता भी नहीं है। और बाकी मेहनत का बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा मेहनत होता है। कई पेंटिंग में जैसे नॉर्मल वाला सो पेंटिंग छोटे वाला 4 दिन से लेकर बड़े बनाएंगे तो 2-3 साल तक भी एक पेंटिंग हो जाता है, टाइमिंग लग जाता है जी। नहीं, हमारा फैमिली मेंबर है, हमारा बाकी फ्रेंड सर्कल्स में हमारा फैमिली 11 लोगों को एवरीडे रोज बनाता है 10 से 12 घंटे तक। खर्च तो आपको ये है कि महंगा वाला में अगर वो करेंगे तो इसमें रियल गोल्ड हो जाता है, यूज़ होता है। बाकी 24 कैरेट गोल्ड स्टोन कलर यूज़ होता है। बाकी मेकिंग जो जितना टाइम लगा है वो हिसाब से प्राइस हो सकता है। और हिमाचल की राजधानी शिमला में एशिया के इकलौते ओपन एयर स्केटिंग रिंक में जल्द ही स्केटिंग शुरू होने वाली है। और ऐसे में लंबे समय से यहाँ स्केटिंग करने का इंतजार कर रहे सैलानियों सहित स्थानीय लोगों के लिए ये राहत की खबर है। हालांकि रिंक में घास और मैदान में गड्ढे पड़ जाने के चलते इसकी साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव
पंकज प्रभाकर ने बताया है कि पिछले साल 16 दिसंबर को स्केटिंग शुरू की गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। लिफ्ट का कार्य करने की वजह से ग्राउंड की स्थिति बेहतर नहीं है और ऐसे में 30 नवंबर तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा और जिसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में ही यहाँ लोग स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि आइस स्केटिंग रिंक में पिछले साल जहाँ 52 सेशन हुए थे, वही इस साल भी यहाँ स्केटिंग के सेशन शुरू होना प्रस्तावित हुआ है। यहाँ पर मैं शिमला स्केटिंग क्लब का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। इस बार जैसे लास्ट ईयर हमने आइस स्केटिंग कोई 16 दिसंबर को शुरू की थी, पर इस बार हमें लगता है कि थोड़ा सा इसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो जो ग्राउंड की स्थिति इस टाइम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट का कार्य का काम चल रहा है और इसकी वजह से क्या ग्राउंड भी थोड़ा शॉर्ट हो चुका है। तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1 दिसंबर को ये स्केटिंग शुरू कर दी जाएगी। वैसे तो थोड़ा सा कठिन काम है ये, पर हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हमें यहाँ पे मिट्टी मिल जाए ताकि इसको लेवलिंग के लिए लेवल हो जाए इस ग्राउंड को, और इसमें हम थोड़ा सा बजरी डाल के जितना जल्दी हो सकता है इसको लेवल करें और ठीक कर दें। पर लगता नहीं है कि ये हो पाएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रतियोगिता होगी। अगर मौसम ने हमें साथ दिया और थोड़ा सा ग्राउंड की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सुधरी हुई तो इस बार तो 100% हम कोशिश करेंगे करवाना है। और ऊना के स्कॉलर यूनिफाइड स्कूल में रविवार को स्कूल के 6वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के बीच विज्ञान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया है। बच्चों द्वारा कड़ी मेहनत का फल देखने को मिला है। वह स्कूल के प्रिंसिपल धीरज कुमार शर्मा ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में 300 से लेकर 400 बच्चों ने भाग लिया है। वाइस प्रिंसिपल ने बताया है कि 29-30 नवंबर को हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन में हमारे मॉडल जा रहे हैं और छात्रों से केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अध्ययन करने के बजाय भविष्य के लिए ज्ञान इकट्ठा करने का आग्रह भी किया है। और उन्होंने कुछ नवीन विचारों के साथ प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्रों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर दिया है। जो मुझे लगता है कि लगभग 300 से 400 के लगभग बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चे आज भी लेकर आए होंगे, तो ये सर कितने प्रोजेक्ट्स हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट्स देखिए 300-400 बच्चे हैं, इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो 2 या 3 ने भी मिलकर प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो लगभग 300 के आसपास हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। असल किस उपलक्ष्य में ये प्रदर्शन लगाएंगे? जी, ऐसा रहता है कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी हमारे गवर्नमेंट का भी ऐसा रहता है और हम टीचर्स प्रिंसिपल सभी का ये मानना है कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। तो उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल करके कॉन्सेप्ट्स को खुद समझें। तो इसीलिए हर साल हम साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करते हैं, तो इसीलिए हमने आज ये किया है। और नवंबर का महीना इसलिए चुनते हैं कि ऊना में मौसम भी अच्छा रहता है, तो आउटडोर में एक अच्छी एक्टिविटी बच्चों के लिए हो जाती है। जी सर, इसके बाद मतलब कोई एक प्रोजेक्ट आप चुनते हैं तो उसको प्राइज वगैरह भी मिलता है? जी, हम बेस्ट प्राइज चुनते हैं। और इस तरह से भी रहता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है इंस्पायर की, तो इस इंस्पायर में भी जैसे इस साल भी हमारे 3 मॉडल सिलेक्ट हुए हैं। वो 29-30 नवंबर को हिम अकेडमी हमीरपुर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक स्टेट लेवल का फंक्शन रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वहाँ पे हमारे 3 मॉडल जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम जो बच्चों को मौका देते हैं और जो बेस्ट मॉडल होते हैं। और कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी में शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। 3 दिसंबर को रोहित उर्फ राहुल की शादी थी और बीते रात रोहित की बहन शगुन लेकर आई थी।
और महिलाएं विवाह के गीत गा रही थी और इसी बीच दुल्हा बनने वाले रोहित की फ़ोन पर उनकी मंगेतर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसके बाद रोहित ने जहरीली दवा खा ली है। आनन फानन में रोहित को ज्वालामुखी अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उसकी तबीयत बिगड़ते देख टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और जहां पहुंचने से पहले रोहित की मौत हो गई है। वहीं पुलिस को दिए बयान में रोहित की बहन मनीषा सिंह ने बताया है कि रोहित ने गलती से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। फिलहाल पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पंचायत बदौली में गांव दरेकलाड़ में राहुल नाम का एक लड़का, जिसकी 3 दिसंबर को शादी होने वाली थी, उन्होंने अचानक दवाई खा ली, जिससे उनकी रात को उनको जैसे हालत खराब हुई तो ज्वालामुखी लेके गए। ज्वालामुखी से वालों ने उनको टांडा रेफर कर दिया। वहाँ लगभग रात को आधी रात को उनकी जो है डेथ हो गई। 3 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी। हमारी पंचायत में बड़ी ही दुखद खबर है ये, और बिल्कुल 26-27 साल का नौजवान जो है हमारी पंचायत से यहाँ मतलब इसकी दुखद घटना हुई है, और हमें इस बात का बहुत खेद है, बहुत दुख है इस बात का कि नौजवान लड़के ने ऐसा कदम उठाया और उसकी मौत हो गई। रोहित काम क्या करता था और कारण क्या रहे? रोहित मंदिर में, ज्वालामुखी मंदिर में काम करता था। इनकी मदर की पहले डेथ हो चुकी थी और इनके पिता जो है वो वैसे भी मेंटली डिस्टर्ब रहते थे। इनकी जो बहन है उसकी शादी हो चुकी है, वो बड़ी थी, ये छोटा था। इनकी 2 ही भाई बहन थे। 3 दिसंबर को उनकी शादी थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने रात को दवाई खा ली और बेचारे की डेथ हो गई। बड़ी दुख खबर है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।